मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे और परिवहन में हमने आंतरिक जल परिवहन है उसमें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के जो आंतरिक जल परिवहन उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम अपने यूरोप के जो आंतरिक जल परिवहन है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम शुरू करते हैं यूरोप। ठीक है, हम आज पढ़ते हैं यूरोप के जो आंतरिक जल परिवहन है उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए हम यूरोप में देखते हैं तो सर्वाधिक जो आंतरिक जल परिवहन का जो विकास हुआ है वो फ्रांस और जर्मनी में सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन का विकास हुआ है। उसके अलावा हम देखें तो इसके पास यूरोप में जो उत्तरी सागर है तो उत्तरी सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं जैसे राइन है, एब है, ठीक है, उत्तरी सीन है, राइन, सीन और एब, ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं जो जाके गिरती हैं उत्तरी सागर में। तो देखिए ये जो नदियां हैं ये तीनों नदियां हैं वो आपस में जल परिवहन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूरोप के फ्रांस और जर्मनी में ही अधिकतर आंतरिक जल परिवहन का विकास हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो यहाँ का जो सबसे पहला आंतरिक जलमार्ग है वो है राइन जलमार्ग। तो देखिए राइन जो नदी का जो जलमार्ग है वो विश्व का सबसे व्यस्ततम राइन नदी है जो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। विश्व का सबसे व्यस्ततम जो जलमार्ग है वो भी राइन जलमार्ग है, व्यस्ततम जलमार्ग। ठीक है, राइन जलमार्ग को विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग माना जाता है। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसके मुहाने पर जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में रोटरडम स्थित है। नीदरलैंड में रोटरडम बंदरगाह है, इसी जलमार्ग पर स्थित है। ठीक है, फिर हम देखें तो इसका जो प्रदेश है वो राइन नदी के ऊपरी भाग तक फैला हुआ है। इसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड सम्मिलित है। इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देश इस जलमार्ग में सम्मिलित है। मतलब इतना बड़ा जलमार्ग है कि इसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड ये सभी देश इस जलमार्ग में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो जलमार्ग है वो है वोल्गा जलमार्ग। हमने देखा कि जो राइन नदी का जो जलमार्ग है वो विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है क्योंकि राइन नदी भी है जो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी को मानी जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा जलमार्ग, तो इसमें देखिए कि इस नदी प्रणाली का जो जल है वो कैस्पियन सागर में गिरता है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे वोल्गा और मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश से जोड़ती है। वोल्गा मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश से जोड़ती है, मास्को प्रदेश से। ठीक है, मास्को प्रदेश को जोड़ने वाली जो दो नहरें वोल्गा और मास्को जो नहरें वो इस जलमार्ग को किससे जोड़ती है? मास्को प्रदेश से। ठीक है, फिर हम देखें कि वोल्गा डॉन नहर द्वारा यह जलमार्ग काला सागर से जुड़ा हुआ है। वोल्गा और डॉन नहर से, वोल्गा और डॉन नहर के द्वारा यह जो जलमार्ग किससे जुड़ा हुआ है? वोल्गा और डॉन नहर के द्वारा यह जो जलमार्ग है वो काला सागर से जुड़ा हुआ है, काला सागर से। ठीक है, तो यह जो जलमार्ग है वो दो प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। एक तो
वोल्गा और मास्को नहर के द्वारा मास्को प्रदेश से जोड़ता है, और वोल्गा और डॉन नहर के माध्यम से यह जो जलमार्ग है वो काला सागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम यूरोप का जो अन्य जलमार्ग देखते हैं वो है कील नहर। अन्य यूरोप का जलमार्ग है वो है कील नहर। कील नहर जो देखिए यह उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को यह नहर आपस में जोड़ती है। यूरोप में जो उत्तरी सागर है और जो बाल्टिक सागर है, उन दोनों सागरों को आपस में जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? कील नहर। ठीक है, उसके बाद में हम इसका अगला आंतरिक जलमार्ग देखें, मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर। ठीक है, मैनचेस्टर नहर में हम देखते हैं तो यह ब्रिटेन में मैनचेस्टर और स्तंभ को मिलाती है। मैनचेस्टर और स्तंभ नगर को ये आपस में मिलाती है। कौन सी नहर है? मैनचेस्टर नहर। ठीक है, उसके बाद हम देखें गोटा नहर। ये सभी जो नहरें हैं वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। गोटा नहर देखिए, गोटा नहर किन किन देशों को मिलाती है? ये जो गोटा नहर है वह स्कॉटहोम एवं गोटेबर्ग के मध्य है। स्कॉटहोम और गोटेबर्ग को ये जो सभ्य दोनों स्वीडन में हैं, इनको ये नहर है आपस में मिलाती है। कौन सी? गोटा नहर। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगली जो नहर है वो है उत्तरी सागर, जो उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को आपस में मिलाती है। उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को आपस में मिलाती है। ठीक है, एम्स्टर्डम को आपस में ये दोनों नहरें मिलाती है, उत्तरी सागर। ठीक है, तो ये हो गई यूरोप की नहरें। उसके बाद हम देखते हैं एशिया में। तो देखिए एशिया में हम देखें तो एशिया में जो सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन का जो विकास हुआ, वो सर्वाधिक जो विकास हुआ है एशिया में, तो वो किस देश में हुआ है? केवल चीन में। एशिया की हम बात करें तो एशिया में चीन में आंतरिक जल परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है। और चीन की भी जो यांगत्से नदी है, यांगत्से जो नदी है, नदी घाटी है, उसी में चीन में सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन विकसित हुआ है। ठीक है, फिर इसके अलावा भी हम देखें तो दक्षिणी एशिया की जो नदियां हैं, जैसे मिनाम, मिकांग, इरावती। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हम देखें तो मिनाम, मिकांग, इरावती, इन नदियों में भी आंतरिक जल परिवहन का विकास हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका के पराग्वे में, दक्षिण अमेरिका के पराना पराग्वे जलमार्ग है। पराना पराग्वे ये जो जलमार्ग है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध आंतरिक जलमार्ग है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, केवल एक ही वहाँ पे जलमार्ग है आंतरिक, कौन सा है? पराना पराग्वे जलमार्ग। तो इस प्रकार से हमने जो सभी महाद्वीपों के जो आंतरिक जल परिवहन है उसके बारे में हमने देखा है, और अगले वीडियो में हम अपने अगला जो परिवहन है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।